नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाषा का अर्थ, महत्व, परिभाषा पर। हमें उत्तरार्ध हिंदी भाषा विज्ञान के पाठ्यक्रम में प्रथम इकाई है भाषा का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व। भाषा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना जीवन का चलना संभव नहीं है। जिस प्रकार से महती आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान की होती है, उसी प्रकार से मानव व्यवहार को संचालित करने के लिए भाषा की आवश्यकता है। ये वैश्विक आवश्यकता है, न किसी क्षेत्र, न किसी समाज, न किसी देश की। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को सर्वदा अपने विचारों का विनिमय करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है एक ऐसे माध्यम की जिससे वो अपने आप को प्रकट कर सकता है। हो सकता है शब्दों के माध्यम से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, सिर हिला करके अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोगों में हम निमंत्रण बांटते हैं, जबकि अनपढ़ जो व्यक्ति होते हैं उनमें चावल या इलायची आदि, सुपारी आदि बांट करके संकेत के माध्यम से हम समझा देते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी हम ध्वन्यात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो माध्यम होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे के संदेश को हम ग्रहण करते हैं, ये काम हमारी इंद्रियां करती हैं। जो पांचों जो इंद्रियां होती हैं, गंध इंद्रिय है, स्वाद इंद्रिय है, स्पर्श इंद्रिय है, दृग इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय। इनमें से पहली जो तीन है वो ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन दृग इंद्रिय और कर्ण जो इंद्रिय हैं वो दोनों बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा के अर्थ के रूप में हम देखते हैं तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। यानी कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना। यानी कि भाषा वह है जिसे बोला जाए, यानी कि जिसके माध्यम से अपनी बात को कहा जाए। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिन्हें एक निश्चित शब्दों की परिभाषा में बांधने का प्रयास किया है। हालांकि भाषा की एक निश्चित परिभाषा नहीं होती है कि निश्चित शब्दों में उसे बांधा जा सके। फिर भी बहुत से हिंदी के विद्वानों और पाश्चात्य जो विचारक हैं, उन्होंने भाषा को अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिसमें व्याकरणवेत्ता कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्पष्टतया समझ सकता है। यानी कि एक माध्यम है भाषा कि जिससे हम अपने विचार प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचारों को हम स्वीकार कर सकते हैं। व्याकरणविद किशोरीदास जी ने कहा है, उन्होंने भी भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्द समूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। यानी कि जो विभिन्न अर्थों में संकेतित जो शब्द समूह है, उसको उन्होंने भाषा कहा कि जिसके माध्यम से हम विचारों को प्रकट करते हैं और विचारों को ग्रहण करते हैं। श्याम सुंदर दास, उन्होंने कहा कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा या अपनी भावना या अपनी मति का जब हम आदान प्रदान करते हैं और इनका आदान प्रदान के लिए हम क्या करते हैं, व्यक्त ध्वनि संकेतों को व्यवहार में प्रयुक्त करते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। तो बाबूराम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से हम भाषा कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान स्विट के अनुसार कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। यानी कि ध्वनि जो भाषा की लघुतम इकाई होती है, जिसके टुकड़े नहीं होते हैं, वही जो ध्वनि जब उसका लिखित रूप वर्ण होता है और उस वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनता है और इन वाक्यों के माध्यम से विचार जो प्रकट किया जाता है, उसे हम भाषा कहते हैं।
पाश्चात्य विद्वान वेंद्रिय कहते हैं कि भाषा एक तरह का चिन्ह है। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों के समक्ष प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह्य, श्रोत्रग्राह्य, स्पर्शग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोत्रग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि भाषा के विभिन्न रूपों को इस परिभाषा में समाहित करते हुए वेंद्रिय कहते हैं कि नेत्रग्राह्य यानी कि आँखों के संकेत के द्वारा किसी बात को हम समझते हैं, कानों से सुन करके किसी बात को स्वीकार करते हैं, और स्पर्श के माध्यम से किसी बात को हम स्वीकार करते हैं। ये एक भाषा का रूप है, लेकिन इसमें सबसे श्रेष्ठ जो प्रतीक है वो श्रोत्र यानी कि कर्ण के माध्यम से सुनना ही है। प्लेटो ने सोफिस्ट में कहा कि विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए उन्होंने कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मूक व अध्वन्यात्मक बातचीत है, और वही शब्द जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि विचार भाषा का प्रारंभिक रूप होता है जो हमारे अंतर मन में उत्पन्न होता है, और उस विचार को प्रकट करने के लिए इस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा की श्रेणी में आते हैं। उपयुक्त सभी भाषाओं को जो परिभाषाएं हैं उनको जानने और समझने, चाहे पाश्चात्य विद्वान हो चाहे भारतीय विद्वान हो, लगभग सभी ने एक ही प्रकार की बात कही है कि हमारे जो विचारों का आदान प्रदान का जो प्रमुख माध्यम है वो हमारी भाषा है, और प्रमुख रूप से वो कर्णग्राह्य होती है। उसके निश्चित एक ध्वन्यात्मक व्यवस्था होती है, चिन्ह होते हैं। इन सभी को समाहित करते हुए भाषा विज्ञानी श्रेष्ठ विद्वान भोलानाथ तिवारी ने समेकित करते हुए एक परिभाषा दी है। वो परिभाषा निम्न है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित, यानी कि हमारे उच्चारण के जो विभिन्न अवयव हैं जिनसे हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, चाहे वो जिह्वा हो, चाहे वो ओष्ठ हो, और यादृच्छिक यानी कि अपनी इच्छा से माने हुए जो ध्वनि प्रतीकों की जो व्यवस्था है जिससे हम बातचीत करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। वो व्यापकतम रूप में भाषा को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामान्य से हम कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। इसलिए सभी विद्वानों के मत को, उनकी परिभाषा को देखते हुए हम ये सामान्यतः कह सकते हैं कि भाषा एक वह माध्यम होता है या एक ध्वनि संकेतों का वो एक व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं भाषा का महत्व, यानी कि भाषा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या उपयोगिता है। उपयोगिता है कि भाषा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, हम हमारे विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं और विचारों को ज़्यादा लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, संरक्षित नहीं रख सकते हैं, विचारों को परिवर्तनशील नहीं बना सकते हैं, विचारों को विकासशील नहीं बना सकते हैं, विचारों को काल विशेष से लेकर के दूसरे काल विशेष तक नहीं ले जा सकते। इसलिए भाषा हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। विभिन्न जो बिंदु हैं उनके माध्यम से हम समझेंगे इसको। भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है, यानी कि हमारे मन में उठने वाले भाव या विचार हम दूसरे के प्रति कैसे प्रकट करें, दूसरे के समक्ष कैसे रखें, उसके लिए हमें एक साधन चाहिए और वो साधन होती है भाषा। क्योंकि भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। मनोभावों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया, क्योंकि लोगों के मन में भाव जब उत्पन्न हुआ तो उन्होंने उस माध्यम को खोजना प्रारंभ किया कि जिसके माध्यम से हम आसानी से अपनी बात को रख सकें, अपने भावों को व्यक्त कर सकें, अपने सुख दुख की बात एक दूसरे व्यक्ति से कह सकें। इसके लिए उन्होंने भाषा का आविष्कार किया।
दूसरा, भाषा मानव विकास का मूलाधार है, यानी कि मनुष्य ने जो विकास किया है उस विकास में भाषा का भी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है। चाहे कोई शोध हो, अनुसंधान हो, आविष्कार हो, वैज्ञानिक खोज हो, अगर वो भाषा नहीं हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस खोज या आविष्कार का पहुंचना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो संसार में अनेक प्राणियों के पास भी अपनी अपनी भाषाएं हैं, परंतु विचार प्रधान भाषा मनुष्य के पास ही है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता, और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता है। आगे हम बात करते हैं कि भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है। किसी भी मानव की सभ्यता या किसी भी समाज की सभ्यता या किसी भी देश या समाज की संस्कृति को अगर पहचानना हो तो उस समाज में प्रयुक्त जो भाषा है उसको जानना जरूरी है, क्योंकि उस समाज में प्रयुक्त भाषा के माध्यम से ही कोई साहित्य लिखा जाता है और उस साहित्य के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता को जाना जाता है। जैसे जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की है वैसे वैसे उनकी सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ है। चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई हो, चाहे श्रेष्ठ साहित्य का सर्जन हुआ हो, तभी किसी जाति समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जा सकता है। अतः भाषा की कहानी ही मानव सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। विचार शक्ति का विकास। भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है, क्योंकि विचार क्षणिक होते हैं और विचारों को जब लिपिबद्ध कर दिया जाता है, किसी भाषा में बांध दिया जाता है, उसको लिख दिया जाता है, तो विचार सुरक्षित हो जाते हैं, कालजयी हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में भी आसान होते हैं। इसलिए हमारी जो वैचारिक शक्ति है उसके विकास में भी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है, उनका महत्व है, क्योंकि मनन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भाषा के बिना असंभव है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगला है ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है, यानी कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, किसी भी देश या समाज की या किसी आविष्कार या अनुसंधान के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भाषा की आवश्यकता पड़ेगी, लिटरेचर की आवश्यकता पड़ेगी, अनुसंधान परक जो शोध पत्र हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी, और वो सारे के सारे किसी न किसी भाषा में अवश्य लिखे होंगे। इसलिए भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त जो संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दी है, और यही क्रम निरंतर चलता रहता है तथा भाषा का विकास होता रहता है। यानी कि अगर भाषा नहीं होती तो प्राचीन काल में क्या शोध हुए, क्या अनुसंधान हुआ, क्या विकास हुआ, क्या परंपराएं बनी, क्या सभ्यताएं हुई, क्या संस्कृति बनी, क्या धार्मिक अनुष्ठान हुए, उनके बारे में हम कतई नहीं जान सकते। भाषा एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में प्रयुक्त करके निरंतर आगे विकास करते जा रहे हैं। भाषा मानव के भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है, यानी कि हमारे मन में जो भाव हैं उनको सुरक्षित रखती है, हमारे विचारों को संरक्षित करती है, हमारे जो अनुभव और हमारी जो अपेक्षाएं होती हैं उनको भी सुरक्षित रखती है, क्योंकि प्रत्येक आने वाली पीढ़ी उसमें अपने भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाएं जोड़कर अपने से आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित कर देती है। भाषा के अभाव में यह संभव नहीं है। इसलिए भाषा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके बिना न तो हम विकास कर सकते हैं, न हमारे विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, न अपनी भावी पीढ़ी के लिए ज्ञान को संरक्षित कर सकते हैं। इसलिए भाषा का महत्व हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। धन्यवाद।